मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो कैलकुलेशन हमने किया था पिछले लेक्चर में, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन उससे पहले जो चीज हम कल छोड़ के गए थे, अधूरी छोड़ के गए थे, उसको आज हम पहले खत्म कर देते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर गाइस। जस्ट कॉन्सेंट्रेट वेल। इस लेक्चर को आप कोई भी हालत में मिस नहीं कर सकते। ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज आने वाली है। मतलब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो क्या है देख ले। कल का जो हमने लेक्चर लिया था उसके कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कल हमने क्या देखा था कि अगर दो चार्जेस है, सपोज एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2, तो पहला और दूसरा जो चार्ज है यहाँ पे, उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस अगर R12 है, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होगी U12, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। फिर हमने कल तीन चार्ज की सिस्टम भी ली थी, ठीक है। तीन चार्ज की सिस्टम ली थी जहां पे यहाँ पे Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q2 चार्ज था, यहाँ पे Q3 चार्ज था। ओके, यहाँ पे R12 था, यहाँ पे R13 था और यहाँ पे R23 था। तो ऐसे सिचुएशन में हमने फाइनल रिजल्ट जो डिराइव किया था वो कुछ ऐसा था कि Q1 Q2 अपॉन R12, फिर K Q2 Q3 अपॉन R23 एंड देन K Q3 Q1 अपॉन R13। ओके, ये था पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा रिजल्ट। ये दोनों रिजल्ट कब मिले थे? जब हमारा सिस्टम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं था। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम का क्या था? जीरो था, ठीक है। अब फिर दूसरा केस हमने इसके बाद लिया था। कौन सा केस लिया था हमने? लेट अस सी। वहां पे हमने बोला था कि एक चार्ज है R1 पोजीशन वेक्टर पे है, दूसरा चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और इन दो चार्ज की जो सिस्टम है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12। तो Q1 चार्ज को अपनी पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा था, दैट वाज Q V1 VR1। फिर Q2 चार्ज को अपनी पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा था वो VR2 था। और ये दूसरे चार्ज को जब लाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट लाते हैं, हम इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट भी लाते हैं, क्योंकि Q1 चार्ज का भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो गया होगा, वो हमने देखा था, राइट। तो ये K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R12, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। ये सब केसेस ऐसे थे जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो बेसिकली क्या था? जीरो था। सॉरी, नॉन जीरो नहीं, बट जीरो था। ओके, और इस केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो था। यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो जीरो था, और ये जो केस था, इस केस में हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? नॉन जीरो था। दिस वाज द थिंग एक्चुअली। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैंने थोड़ा सा रिवीजन इसलिए क्या करवाया है क्योंकि हमको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो, ये प्रॉब्लम है वो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है समझते हैं, चलिए। देखो, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। देखिए, विथ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कोई। तो देखते हैं, अपने सिस्टम बनाते हैं। चलिए, कौन सी पोजीशन पे रखे हैं दोनों चार्जेस को? -9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन पर्टिकुलर एक्सिस। ये उसका ओरिजिन है। ओके, अब मान लो कि ये पोजीशन जो है वो है -900 सेंटीमीटर, और ये पोजीशन जो है वो है +900 सेंटीमीटर। यहां पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, दैट इज 7 माइक्रोकूलम, और यहां पे चार्ज Q2 रखा हुआ है, दैट इज
-2 माइक्रोकूलम। ओके, तो हमको क्या करना है, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये देखो, इन दोनों चार्जेस के बीच का ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, व्हाट इज दैट टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस? ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब पहले केस की बात करते हैं, केस ए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, ओके, इन दिस सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी जो है U12 वो क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन R12। ये हमने कल फॉर्मूला डिराइव करके रखा था, के Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, के यानी 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, Q1 यानी 7 माइक्रो और Q2 यानी -2 माइक्रो और R12 यानी 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 इंटू 10⁻²। तो देखो ये क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय 18। और ये देखो माइक्रो और माइक्रो क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। और 10⁻12 और ऊपर है 10⁻9, तो ऊपर बचेगा 10⁻3 और नीचे बचेगा 10⁻2। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। बस यहां से जो भी कैलकुलेशन करो, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिले, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इतना वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, चलो क्या कैलकुलेशन होगा इसका देखते हैं। तो देखिए ये 9 है, ये 2 है, 9 2 जा 18, ये 18 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, -0.7 बचेगा, -0.7 जूल। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। -0.7 जूल मिला इसका आंसर U12। ये दो चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कितनी होगी, U12 इज इक्वल टू -0.7 जूल, ठीक है। एनर्जी कैन बी नेगेटिव, याद रखना, एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। कैन आई आस्क के एनर्जी नेगेटिव है और पॉजिटिव है, उसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी? कोई बता सकता है? चलो, तो ठीक है, आज का काम आपका ये होगा कि एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या होगा वो ढूंढना है आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज ऑपोजिट टाइप के हैं, इसलिए यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और दोनों ऑपोजिट टाइप के चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब अट्रैक्टिव पोटेंशियल जहां पे होता है, अट्रैक्टिव चार्जेस होते हैं, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखता है। मैंने ऑलमोस्ट आपको आंसर दे दिया है, बस ऐसा क्यों होता है उसका थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन आप ट्राई करना, वरना मैं बात करूंगा उसके पर्टिकुलर रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसका, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस टू चार्जेस टू द इंफिनिटी फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये दो चार्जेस एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ पे Q2 है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे Q1 है 7 माइक्रोकूलम। ये पोजीशन जो है वो -900 है सेंटीमीटर में, और ये पोजीशन जो है वो है +900 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के दूर ले जाना है, इनफाइनाइटली दूर ले जाना है। तो अगर मान लो अभी ये जो है, अभी इनिशियल सिचुएशन में U इनिशियल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है ना, वो कितनी है, -0.7 जूल। अब when they are taken when they are taken up to infinity, ओके, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होगी ना, क्या हो जाएगी, बिकम्स जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो जीरो हो जाएगी, और इसकी वजह से यू फाइनल मुझे मिल जाएगा, और ये फाइनल हो जाएगा जीरो, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो यू फाइनल जीरो हो जाएगा। एंड देयरफॉर अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, यू फाइनल
माइनस यू इनिशियल मिल जाएगा। ओके, और यू फाइनल 0 है, यू इनिशियल -0.7 है, तो मुझे यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू कितना मिल गया, 0.7 जूल मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कितना वर्क लगाना पड़ेगा, तो मेरा आंसर यही होगा, ये मैं जो दे रहा हूं आंसर किसका दे रहा हूं, बी का। तो नाउ हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है ना, is always work done is always equal to change in potential energy, and hence क्या बोल सकते हैं, जो भी वर्क करना पड़ेगा that work is going to be 0.7 जूल, 0.7 जूल जितना वर्क करना पड़ेगा in order to separate this two charges up to infinity। अब तीसरा केस लेते हैं, चलो तीसरे केस में यहाँ पे क्या लिखा है, let's go back to see that। Now suppose that same system of charges is now placed in an external electric field E। अब यही सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और वो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है मुझे। ठीक है, तो देखो अब ये सिस्टम जो है हमारी, यही सिस्टम जो हम अब तक दिखाते थे, ये है 7 माइक्रोकूलम चार्ज, ये जो है वो है -2 माइक्रोकूलम चार्ज, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, और इसको हमने कहां पे रखा है भाई, तो कि ऐसे मीडियम के अंदर रखा है जिस मीडियम के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है A/r²। ठीक है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। नाउ यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे A का वैल्यू है 9 × 10⁵। ओके, so basically it is 9 × 10⁵ अपॉन r² न्यूटन पर कूलम, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इस सिस्टम को रखा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो देखो हमने ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल के रखा है। मैंने बोला था ना कि Q1 चार्ज को मान लो इस पोजीशन पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कि Q1 VR1। ठीक है, फिर Q2 चार्ज को जो लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और Q1 चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसके साथ भी क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। तो ये होगा एक्सटर्नल फील्ड के वजह से करना जो पड़ रहा है वो वर्क, वो VR2। फिर Q1 की वजह से जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R12। चलो देखते हैं, Q1 हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम, Q1 हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम। अब V की वैल्यू लिखनी है हमको, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और हमको लिखना है क्या, पोटेंशियल। तो उसके लिए जरा ध्यान से समझो, मैं बताता हूं आपको। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला डिराइव की थी, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, KQ/r², और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या मिला, तो KQ/r। देखो फर्क क्या आया, r² का क्या हो जाता है, r हो जाता है, राइट, r² का r हो जाता है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल लिखना हो तो ऐसा कुछ कर सकते हैं जब पॉइंट चार्ज की बात हो। चलो अब इस सिचुएशन में KQ को मैं A बोल देता हूं, तो मुझे V क्या मिलेगा, A/r मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बस ऐसा ही कुछ है अपने क्वेश्चन में। देखो अपने क्वेश्चन में यहाँ पे कि E का वैल्यू है A/r², तो उसके लिए V का वैल्यू क्या होगा, A/r होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 माइक्रोकूलम इज Q1, फिर पोटेंशियल होगा A/r1, A/r1 प्लस ये होगा -2 माइक्रोकूलम, और ये पोटेंशियल क्या होगा, A/r2 होगा, प्लस ये KQ1 Q2 अपॉन R12 की जो वैल्यू है वो तो -0.7 जूल अपने पास ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई पड़ी है, राइट। बस तो अब क्या करना है यहाँ पे, तो देखो 7 माइक्रो है तो 7 × 10⁻⁻⁶ A यानी 10⁻⁵, सॉरी 10⁵, सॉरी। R1 कितना है, R1 की ये पोजीशन देखो -900 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये पोजीशन जो है बेसिकली उस पोजीशन को कैसे लिखेंगे, अब बोलो, 9
सेंटीमीटर मतलब 10⁻², क्योंकि अपने ओरिजिन यहाँ पे बीच में कंसीडर किया है, तो उस ओरिजिन के हिसाब से ये पोजीशन जो है उसका पोजीशन वेक्टर होगा -900, तो उसका डिस्टेंस मिलेगा 9 इंटू 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। फिर ये होगा -2 इंटू 10⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻5 और डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा R2। तो R2 क्या होगा, वो भी क्या होगा 9 इंटू 10⁻² आ जाएगा। ओके, और फाइनली मुझे मिलेगा 0.7। बस इसका कैलकुलेशन कर लो। आई एम नॉट डूइंग दिस कैलकुलेशन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। इतना कैलकुलेशन कर लो, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? जो मैंने कल जो फॉर्मूला डिराइव किए थे ना, मैंने सबसे पहले उस फॉर्मूला का रिवीजन दिया, ठीक है, और उस फॉर्मूला को यूज करके मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ, चलो समझ में आया कि नहीं आया? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, चलो जल्दी से जल्दी से। ओके, अब मैं कुछ और चीज लेके आता हूं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अब तक जो कर रहे थे ना वो टेक्स्ट बुक अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता है तो टेक्स्ट बुक अप्रोच के सिवा ये अप्रोच जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये अप्रोच बहुत ही ईजी होता है। देखो क्या होता है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2। अब इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज सपोज R12। तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी U12 के Q1 Q2 अपॉन R12। चलो तीन चार्ज की बात करें, ठीक है, तीन चार्जेस है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और इस पोजीशन पे चार्ज है वो है Q3। और ये जो डिस्टेंस है वो R12 है, यहाँ पे R23 है, और यहाँ पे R13 है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाए? तो याद रखना U कितने चार्जेस है, तीन चार्जेस है ना। तो शुरुआत करो 1 से, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, ठीक है। तीन चार्जेस में पहले 1 से 2 लो, 1 से 3 लो, अब उसके बाद कुछ है नहीं, तीन चार्जेस ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर क्या, 1 की बारी खत्म हो गई, 2 की बारी शुरू करो, 2 से 1, लेकिन वो आ गया है, 2 से 1 और 1 2 वो दोनों एक ही होता है, 2 से 3 आएगा ना। समझे, सीक्वेंस चलानी है आपको, 1 2 1 3। अगर 4 होता तो क्या 1 2 1 3 1 4 ऐसे लेते। फिर 1 का बारी खत्म हो जाता है, फिर 2 का बारी लेंगे। हमेशा याद रखना, ये ऐसे लिखते, ऐसे जब आप लिखते हो ना, तब ये पहला डिजिट जो भी होगा, वो पहला डिजिट दूसरे डिजिट से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहां पे देखो U12 U13 और U23 मैंने लिख दिया। U12 यानी Q1 Q2 अपॉन R12, ये Q1 Q3 अपॉन R13, और ये Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, Q2 Q3 अपॉन R23। चलो मान लो कि मेरे पास चार चार्जेस है, तो क्या होगा, मान लो मेरे पास चार चार्जेस है ऐसे, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 और ये Q4। चलो क्या करेंगे यहाँ पे शुरुआत करेंगे U12, फिर 1 से 3, 1 से 4, ठीक है। फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 से 3, 2 से 4, फिर 3 की बारी आएगी, 3 से 4। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली परफेक्टली समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हर एक से K कॉमन निकल जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, और ऐसे करते जाओ तो फाइनली क्या मिलेगा, Q3 Q4 अपॉन R34। तो कितने भी चार्जेस आपको दिए हो, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब। ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर वो अपना जो तरीका है, पहले जो मैंने समझाया वही तरीका यहाँ पे वैलिड करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। लेकिन एक चीज यहाँ पे और देखो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने दो चार्जेस लिए, ठीक है, तो एक टर्म आई, टर्म यानी दिस इज वन टर्म, राइट।
यहाँ पे कितनी टर्म है, देखो 3 टर्म्स है, और यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 6। कौन सी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अगर 2 चार्जेस है तो 1 टर्म आई, 3 चार्जेस लिए मैंने तो 3 टर्म्स आई, 4 चार्जेस के लिए 6 टर्म्स आई। तो इसी तरह से अगर मैं सिस्टम के अंदर अगर n चार्जेस होंगे तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी अपियरिंग इन द फॉर्मूला, तो वो टर्म्स होगी nc2, उसका वैल्यू होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ओके, मतलब अगर मान लो 10 चार्जेस ले लिए तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स is going to be 10 into 10 minus 1 by 2, so 10 into 9 by 2 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 45। समझ में आया, अगर 10 चार्जेस आपने ले लिए तो 45 टर्म्स आएगी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर। मतलब हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी टर्म्स आई। अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है और मान लो कि अगर ये काउंट मुझे पता हो कि कितनी टर्म्स आने वाली है, तो क्या कर सकते हैं, अपने अपनी गलती को चेक कर सकते हैं कभी कभी। तो इस अप्रोच से अपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस अप्रोच से ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक क्यूब है और क्यूब के सारे वर्टाइसिस पे एक चार्ज है। कौन सा चार्ज है भाई, तो के कैपिटल क्यू चार्ज है। पहले क्यूब बना देते हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पे क्यूब बन गया है, देखो। और हर एक कोने पे एक चार्ज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये भी। ठीक है, हर एक कोने पे एक चार्ज है और एग्जैक्टली इसके सेंटर पे कौन सा चार्ज है, -2q। ओके, और इस सिस्टम के लिए मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मतलब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच सिस्टम एट दिस इंस्टेंट। ऐसा क्यों वर्ड लिखना पड़ा, एक्चुअली ये सारे चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे से या तो रिपेल करेंगे या तो बीच में जो -2q रखा है उसकी वजह से सब अट्रैक्शन रिपल्जन फील करेंगे। तो ये सिस्टम जो है ना वो स्टेबल नहीं होगी। जब ये पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ऐसी सिस्टम होगी, उस मोमेंट पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए कितने चार्जेस है यहाँ पे, तो टोटल 9 चार्जेस है। तो अगर अपने वो फॉर्मूला दिखे कि 9 चार्जेस हो तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एन माइनस वन बाय 2। तो ये 9 इंटू 8 बाय 2, मतलब 36 टर्म्स यहाँ पे आनी चाहिए। मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कैसे फॉर्मूला आएगा, u इज इक्वल टू u12 फिर u13, ऐसे करते 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 आपकी टोटल 36 टर्म्स आएगी। ओके, फाइनल टर्म होगी u89। ठीक है, तो इतनी 36 टर्म्स लिखेंगे क्या आपने, क्या बोलते हो, इतनी 36 टर्म्स हमको लिखनी चाहिए या कोई और भी तरीका है। देखो, क्या यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है, 36 टर्म्स लिखनी पड़ेगी। लेकिन वो 36 टर्म्स लिखने के लिए एक मस्त लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। देखो कौन सा लॉजिक अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे। देखो यू में लिख देता हूं। अब देखो ये कौन से चार्जेस लेता हूं मैं, ये चार्ज और ये चार्ज ले रहा हूं। ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है एल। मान लो ये क्यूब है, क्यूब की लेंथ है एल। ठीक है, तो ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है एल। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि हाउ मेनी पेयर्स आर सच, ऐसी कितनी चार्ज की पेयर है जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल होता है। तो देखो यहाँ पे ये एक, ऐसे ऊपर दूसरी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चार, ऊपर 4 पेयर नीचे 4। ठीक है, ये 8 हो गई, 9 10 11 और 12, 12 सच पेयर्स विल बी अवेलेबल। ऐसी 12 पेयर मिलेगी आपको जिसमें दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो, एल हो। अगर दो चार्जेस का आंसर लिखना है, ऐसे दो चार्जेस जिस दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है एल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू इज इक्वल टू के, Q1 Q2 की जगह पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा और डिस्टेंस क्या आ जाएगा एल। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बस ऐसा ही कुछ लॉजिक लगाने वाले हैं। देखो हमारे लिए दो चार्ज की पेयर, ये क्यू है और ये भी क्यू है, राइट।
चलो, तो देखो ये Q है और ये Q है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है L। तो ये दो चार्ज की जो पेयर है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिलेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी? तो वो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी के Q1 Q2, लेकिन Q1 Q2 Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है L। Q स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है L। तो चलो, ये 12 पेयर मिल गई मुझे, किसकी? ऐसी पेयर मिली जिसके बीच का डिस्टेंस कितना हो L। चलो अभी मुझे ये बताओ कि ऐसी कितनी पेयर मिलेगी जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना हो। ये जो डिस्टेंस है ना, देखो ये जो डिस्टेंस है ये L होगा, ये L होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √2L होगा कि नहीं होगा? तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस √2L हो, ऐसी कितनी पेयर मिलेगी? तो देखो ये जो √2L वाली पेयर मिली ना, दिस इज ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, क्यूब के एक फेस पे, इसी फेस पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे एक दूसरी पेयर भी मिलेगी ऐसी, कि जिसके बीच का डिस्टेंस क्या हो? √2। मतलब क्यूब के 6 फेसिस होते हैं, और हर एक फेस पे क्या होगा? दो पेयर मिलेगी। तो मतलब 6 फेसिस और हर एक फेस पे दो पेयर, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? 12। फिर से क्या करेंगे, देखो ये क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का Q1 Q2 क्या आएगा? दैट विल बी Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा √2L। चलो प्लस, अब क्या करेंगे? तो देखो अभी क्या करना है, तीसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये है, देखो ये है थर्ड पॉसिबिलिटी। ओके, देखो ये √2L है, ये कितना है? L। तो ये हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा? √3L हो जाएगा। तो मतलब ये चार्ज Q और ये चार्ज Q, ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? √3L है। तो ऐसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ऐसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो ऐसे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q स्क्वायर अपॉन √3L। लेकिन ऐसी कितनी पेयर मिलेगी? देखो इस कोने से एक पेयर मिली, इस कोने से दूसरे कोने से दूसरी पेयर मिलेगी, तीसरे कोने से तीसरी, और चौथे कोने से चौथी। तो मतलब ऐसी 4 पेयर टोटल मिल जाएगी। तो आई हैव टू राइट 4, आई हैव टू राइट 4। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, अभी एक और बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया है, जरा ध्यान से देखो। क्या बाकी रह गया है, ध्यान से देखो। अभी देखो सेंटर वाला चार्ज है, सेंटर वाले चार्ज से ये कोने तक, ये सेंटर वाले चार्ज से इस कोने तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? √3L डिवाइड बाय 2। √3L डिवाइड बाय 2, ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे बताओ कि √3L डिवाइड बाय 2 जितने डिस्टेंस वाली ऐसी कितनी पेयर मुझे मिलेगी? तो देखो सेंटर से ये कोने तक ऊपर वाले, सेंटर से ऊपर के 4 कोने, ठीक है, वो 4 पेयर मिली, और सेंटर से नीचे वाले 4 जो कोने हैं वो 4। तो ऊपर के 4 और नीचे के 4, मतलब 4 4 8 ऐसी पेयर मिलेगी आपको, जहां पे क्या होगा? एक चार्ज होगा कौन सा? -2Q, और दूसरा चार्ज होगा कौन सा? Q। तो चलो 8 पेयर मिलेगी, एक चार्ज कौन सा होगा? Q, और दूसरा होगा -2Q, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? √3L/2। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो √3L/2 होगा, राइट। समझे? तो अब क्या करेंगे, देखो हमने 36 टर्म्स लिख ली। कैसे 36 टर्म्स लिख ली? देखो ये 12 टर्म्स, ये दूसरी 12, ये 4 और ये 8, काउंट टोटल करो। चलो ये 8 + 4 12 हो गया, 12 + 12 24 + 12 36। तो टोटल 36 टर्म्स ऐसे आ गई। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो कॉमन निकलता है वो निकाल देते हैं, लेकिन उससे पहले एक टर्म लिखते हैं। 12k Q² + 12 k Q² अपॉन
√2l प्लस 4k क्यू स्क्वायर अपॉन √3l, और यहां पे ये 2 जैसे ही ऊपर जाएगा ये 16k माइनस 2q स्क्वायर अपॉन √3l हो जाएगा। ठीक है, 16k माइनस 2q स्क्वायर अपॉन √3l हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, तो कि सब में से कॉमन निकलेगा 4k क्यू स्क्वायर और l, इतनी चीजें सब में से निकल जाएगी। यहां पे बचेगा 3, यहां से बचेगा 3/√2, फिर यहां से बचेगा 1/√3, और यहां से क्या बचेगा 4 2 8 माइनस 8 बचेगा, और नीचे होगा √3। ओके, तो फाइनली आई गॉट माई आंसर कि क्यू स्क्वायर बाय एल ये होगा 3 प्लस 3/√2, और ये 1 में से 8 जाएगा तो 7/√3। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर इसका। समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है भाई? ये कोई क्वेरी है? जल्दी से बताओ, ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? आपको बारी बारी देखना है कितनी पेयर मिल सकती है, सारी पॉसिबिलिटी को यहां पे आपको डिस्कवर करना होगा। दैट्स द अप्रोच, ये अप्रोच है। ठीक है, और यहां पे पूछा है, और भी कुछ पूछा है, देखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो पोटेंशियल एट द सेंटर निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर कैसे निकालेंगे, तो देखो पोटेंशियल क्या होता है, तो कि कोने वाला जो चार्ज है ना, कोने पे जो वर्टेक्स पे चार्ज खड़ा है, उस चार्ज को सेंटर तक ले जाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको कहेंगे चार्ज का पोटेंशियल। या फिर फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर। तो देखो हर एक कोने पे सेम चार्ज है। ठीक है, हर एक कोने पे कितने चार्ज है, सेम चार्ज है, और हर एक कोने से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है कि नहीं? वो कौन सा है, वो √3/2l जितना डिस्टेंस है, और वो सेम डिस्टेंस है फॉर एवरी चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, एक चार्ज का आंसर लाऊंगा, ठीक है, और उस आंसर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 चार्जेस से, क्योंकि 8 चार्जेस को मिला के वो -2q वाला तो अपनी जीरो वाली पोजीशन पे ही रहेगा, मतलब सेंटर पे ही रहेगा, तो वो मूव नहीं करेगा, और उसके मतलब उसकी वजह से कोई पोटेंशियल आपको नहीं मिलेगा। पोटेंशियल जो आपको मिलेगा वो सिर्फ क्या, कोने पे जितने चार्जेस है, टोटल 8 चार्जेस, उसकी वजह से आपको पोटेंशियल मिलेगा। तो मैं यूटिलाइज करता हूं ये साइड वाली प्लेस को in order to calculate the potential at the center, potential at center कितना होगा ये पोटेंशियल, तो कि 8 टाइम्स के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है भाई, तो कि √3l/2 जितना डिस्टेंस है हर एक चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस। तो ये 2 को ऊपर ले जाओ तो 16 हो जाएगा, नीचे √3 आएगा, और के क्यू बाय एल आएगा। तो ये होगा पोटेंशियल एट द सेंटर भाई। अगर कोई पूछता है कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, तो ये रहा उसका आंसर। आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी 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 बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, देखो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बोला ना कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीजें, ऐसी कंसेप्चुअल चीजें हैं जो हर बार कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाती है। देखते हैं इसमें क्या है। देखो मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, से वो एक्स डायरेक्शन में है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अगर मुझे कोई पॉइंट ए से लेके कोई बी तक कोई चार्ज को मूव करवाना है, कौन से चार्ज को मूव करवाना है भाई मुझे, तो कि टेस्ट चार्ज Q0 को मूव करवाना है। तो मैं कैसे निकालूंगा उसका टोटल वर्क डन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dr। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, dr जितने छोटे एलिमेंट के लिए जो भी वर्क करना पड़ा वो वर्क क्या होगा, तो कि वो वर्क होगा dw। वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट dw कितना होगा, फोर्स इंटू dr, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस तरफ होगा, Q0 इंटू ई जितना फोर्स होगा, राइट। तो बेसिकली फोर्स इंटू dr और फोर्स होगा Q0e,
ये माइनस क्यों लिख रहा हूं? तो देखो ये हो सकता है Q0 कौन सा चार्ज, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। ओके, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। अब तक हम पोटेंशियल की जब डेफिनेशन लेते थे तब क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लेके आते थे। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा हूँ या ऑपोजिट जा रहा हूँ। अगर मैंने जैसे अभी समझाया आपको वैसे जा रहा हूँ तो क्या आई एम मूविंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज है तो कोई वर्क यहाँ पे मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो ये वर्क क्या आएगा, बेसिकली नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? अपने ऐसा सोच सकते हो कि वर्क डन अपने करते हैं तो पॉजिटिव, अगर फील्ड खुद करता है तो वो नेगेटिव। उस अप्रोच से अगर अपने जाएंगे तो ये वर्क डन मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, या फिर अपने ऐसे ही सोच लो, पोटेंशियल की डेफिनेशन में भी नेगेटिव आता है। ओके, चलो ये वर्क डन का फॉर्मूला नंबर 1 मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब वर्क डन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट, ए और बी नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ये दो पॉइंट लेने हैं आपको। ये डी आर जितना छोटा सा एलिमेंट है ना, तो इस छोटे से एलिमेंट के इस एंड पे और इस छोटे से एलिमेंट के इस एंड के बीच में, ये दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर डीवी जितना है, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वे वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं Q इंटू वी। राइट, अपना ये फॉर्मूला जो है Q इंटू वी, लेकिन अपने पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है तो अपने वर्क डन क्या लिखेंगे, Q इंटू डीवी लिखेंगे, और वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट, वो इक्वेशन नंबर 2 में। अब मैंने दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, Q0 EDR और Q0 DV। Q0 कैंसिल हो जाएगा और E का वैल्यू मुझे मिलेगा माइनस डीवी बाय डी आर। मुझे E का वैल्यू मिलेगा माइनस डीवी बाय डी आर। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये छोटा सा एलिमेंट में बनाता हूं डी आर जितना, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट डी आर। स्मॉल एलिमेंट का ये एंड है, ये स्मॉल एलिमेंट का दूसरा एंड है। ये दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डीवी है। Q0 चार्ज इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इस पर्टिकुलर चार्ज पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो Q0E जितना फोर्स होगा। ठीक है, Q0E जितना फोर्स होगा। ओके, और अगर हम उसके ऑपोजिट मूव करते हैं तो डी आर कुछ ऐसा मिलेगा, डी आर कुछ ऐसा मिलेगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं, तो डी आर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे भी इसके ये पॉइंट, आगे वाला पॉइंट और ये पीछे वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा डीवी। तो हम वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डी आर। फोर्स होगा कितना, माइनस Q0E इंटू डी आर, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में देखे तो वर्क होगा Q0 इंटू डीवी। तो दोनों को कंपेयर करो तो भी ये आंसर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो डीवी बाई डी आर है, डीवी बाई डी आर, इस डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं, डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने आपको एक बात सिखाई थी 11th में, अगर आपको याद है तो। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए v का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसलिए हम क्या बोलेंगे, dv बाय डी आर बोलेंगे। अभी यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, हमको क्या मिला, E इज इक्वल टू नेगेटिव डीवी बाई डी आर मिला मुझे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मिला, और ये क्या है, फील्ड है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, E इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो क्या नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, इसलिए कॉमन टर्मिनोलॉजी में ऐसा लिखा जाता है। इसलिए मैंने नीचे वाला स्टेटमेंट लिखा है, दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। इज दैट अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा आपके लिए एक रेफरेंस लिख देता हूं, चलो E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर।
इसको बोलेंगे नेगेटिव। फिर क्या होगा तो कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमको ये इक्वेशन मिला उसको इंटरप्रेट करते हैं। देखो, द नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और वो समझने वाली बात है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, ओके, तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज बेसिकली अप्रोचिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है, इट इज ऑलवेज मूविंग अवे फ्रॉम प्लस, राइट। तो अगर मान लो कि सिस्टम में कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, चलो मैं फिर से इस पर्टिकुलर सिस्टम को दिखाता हूं। मान लो सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा तो कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब अगर कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप ऐसे देखो तो आपको मान लेना है कि इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस तरफ हाई पोटेंशियल होगा और इस तरफ क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग व्हाट, पोटेंशियल। पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन की तरफ होता है। ये माइनस साइन जो है वो उसको दिखाने के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर द डिक्रीज इज द स्टीपेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको समझाने का एक और तरीका लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टीपेस्ट डिक्रीज किस तरफ होता है। मान लो कि यहां पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां पे पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट, और इस तरफ एक और पॉइंट है जिसका पोटेंशियल होगा 3 वोल्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल का बड़ा गैप किस तरफ है, 10 और 2 के बीच का 8 वोल्ट का गैप है, और यहाँ पे 7 वोल्ट का गैप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, वो बेसिकली स्टीपेस्ट मतलब क्या, डिक्रीज बहुत जल्दी से होता हो, जल्दी से डिक्रीज, यानी डिक्रीज कितना हुआ दैट डजेंट मैटर। ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे 8 वोल्ट और यहाँ पे 7 वोल्ट, तो सर यहाँ पे ज्यादा चेंज हुआ पोटेंशियल का तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन रैपिडली कितना चेंज हुआ, रैपिडली मतलब मान लो कि थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया और पोटेंशियल ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं बताऊंगा, इसका एक प्रॉब्लम भी लेने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर दिस इक्वेशन आल्सो सर्व्स एज अ कंडीशन ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब ये जो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर है ना, ये इक्वेशन अगर आप कहीं से प्रूव कर देते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हो, या फिर कोई पोटेंशियल आपको दिया है और पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करो और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फील्ड मिला ना, वो फील्ड क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। मतलब कंजर्वेटिव क्यों होगा, कोई बोलेगा कंजर्वेटिव क्यों होगा, चलो दिखाता हूं। देखो, हमको हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर हो जाएगा, और यहां से अगर इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल मिलेगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब आप जानते हो ये इंटीग्रेशन में सिर्फ हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही लेते हैं और कोई बीच वाला पॉइंट लेते नहीं है। मतलब अगर कंजर्वेटिव नेचर है तो ये इक्वेशन वैलिड है, अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो फिर क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन भी वैलिड होना चाहिए, और ये इक्वेशन वैलिड होगा तो फिर क्या होना चाहिए, अपना जो ओरिजिनल इक्वेशन है E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, ये वाला इक्वेशन जो है वो भी क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, राइट। तो ये इक्वेशन क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर जो है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, अगर आपको कोई जगह पे पूछे कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसको चेक करो, तो चेक करने के लिए दिस इज वन ऑफ द वे। उसके बारे में मैं जैसे प्रॉब्लम दिखाऊंगा तब जाके समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्टली बोलूंगा तो कंसेप्ट इतना जल्दी से क्लियर नहीं होगा, इसके प्रॉब्लम्स में लेने वाला हूं, डोंट वरी। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि ये इक्वेशन जो है दैट वर्क्स, दैट सर्व्स एज अ कंडीशन फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव नेचर
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब एक अदर अप्रोच में क्या दिखाता हूं, मैं यही इक्वेशन को डिराइव कर रहा हूं, लेकिन उसको डिराइव करने का अप्रोच कुछ दूसरा ले रहा हूं मैं। देखो, लेट अस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन, आई कैन से x डायरेक्शन, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं EXI। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, है ना। dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ई क्या है, तो कि ई एक्स आई है। डी आर क्या होगा, तो कि डी आर होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। आप सोचोगे सर ये कैसे लिख लिया आपने, तो देखो ये आर जो है, हम 11th को याद करो, आर आर वेक्टर को अपने एक्स वाई जेड वेक्टर लेते थे। तो यहां पे मैंने क्या किया, डी आर वेक्टर को मैंने डी एक्स डी वाई और डी जेड वेक्टर ले लिया है। ठीक है, तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो माइनस ई एक्स डी एक्स मिलेगा सिर्फ, क्योंकि आई डॉट जे जीरो हो जाएगा और आई डॉट के भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पे इक्वेशन मिलेगा dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, एंड देयरफॉर ई एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, तो कि माइनस डीवी बाय डी एक्स मिला। ठीक है, तो देखो अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ चुका है, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी एक्स। अब सिमिलरली हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि ई वाई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी वाई और ई जेड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी जेड, राइट। ई जेड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी जेड। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे हमने ऐसा प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, ई वाई is equal to minus dv by dy and Ez is equal to minus dv by dz। चलो अब क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं EXI प्लस EYJ प्लस EZ के। ठीक है, अब EX की वैल्यू डाल देते हैं यहां पे, चलो तो dv by dx I, फिर dv by dy j एंड देन dv by dz k। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ध्यान से, I डेल बाय डेल वाई जे डेल बाय डेल जेड के, और बाहर आ जाएगा v, मैंने v को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, ये है v, ये भी है v। ये v है, ये भी v है और ये भी v है, तो मैंने v कॉमन निकाल दिया और अंदर ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये सब डेल है। अब आप सोचोगे सर पहले तो आपने d लिखा था बाद में डेल कर दिया, ऐसा क्यों किया, तो d और डेल के बीच का डिफरेंस मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले ये d को डेल कर दिया तो क्या आ गया, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, और इसको कहते हैं नेबला। क्या कहते हैं, नेबला। ये E इज इक्वल टू माइनस नेबला V। ये नेबला क्या है, वेर ये जो है वो डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड
के, और इसको बोलते हैं नेबुला ऑपरेटर। ओके, इसको बोलते हैं नेबुला ऑपरेटर। ओके, तो ये है नेबुला ऑपरेटर। अब ये नेबुला ऑपरेटर अल्टीमेटली क्या दिखाता है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V। ये नेबुला ऑपरेटर बहुत जगह पे यूज होता है, लेकिन अगर नेबुला ऑपरेटर को किसी स्केलर क्वांटिटी के आगे लगाया जाए, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और इसमें नेबुला ऑपरेटर को क्या करने वाला हूं, स्केलर क्वांटिटी के आगे लगाने वाला हूं। तो स्केलर क्वांटिटी के आगे अगर आप जब नेबुला ऑपरेटर लगाते हो तो उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। दूसरे केसेस क्या होते हैं मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि नेबुला ऑपरेटर इज वर्किंग लाइक अ ग्रेडियंट। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस नेबुला V। वो हमने जो पहले फॉर्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा और प्रिसाइज फॉर्मूला ले रहे हैं। ठीक है, ये R इज जनरलाइज थिंग, मतलब x डायरेक्शन है तो क्या होगा, R की वैल्यू x हो जाएगी, y डायरेक्शन में R y हो जाएगा, z डायरेक्शन में R z हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिसाइजली अगर मुझे बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो फॉर्मूला है वो प्रिसाइज फॉर्मूला है इसका। चलो अब इसको डिफरेंस में दिखा देता हूं, नेबुला और नेबुला क्या आपने ये डेल और डी के बीच का डिफरेंस, डेल और डी के बीच का डिफरेंस देखो, डेल और डी के बीच का डिफरेंस देखते हैं। दिस इज जस्ट अ सिंगल नोट फॉर यू पीपल। जैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और डी बाई डी एक्स किसके आगे लग जाएगा, वाई स्क्वायर के आगे लग जाएगा। अब देखो हम जानते हैं कि ये y है, नीचे x है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है। तो डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे एंड देन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। समझ में आया, मैंने ऊपर नीचे डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सेटिंग हमने बहुत किया 11th में, राइट। तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y हो जाएगा और पीछे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाए तो कुछ ऐसा आंसर आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डी की जगह पे डेल होता तो क्या होता, डी की जगह पे डेल होता, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, तो क्या होता। तो देखो यहाँ पे डेल का मतलब यह है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप देखो नीचे कौन सा वेरिएबल है, अपने इस केस में नीचे का वेरिएबल है एक्स। तो अपने एक्स अगर अपना वेरिएबल है तो एक्स के सिवा जो भी चीजें अपने इक्वेशन के अंदर दिखाई देती है, अपने फंक्शन के अंदर दिखाई देती है, वो सारी चीजों को हमको क्या करना है, कांस्टेंट कंसीडर करना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अपना वेरिएबल डी बाई डी एक्स है, डेल बाई डेल एक्स है, तो एक्स इज अ वेरिएबल। तो अपने फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर एक्स के सिवा जो भी है यानी वाई जो है वो कांस्टेंट की तरह हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, और वो कांस्टेंट होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आएगा 2x। ओके, तो आप देखो ये डी लेते थे जब आप, तब ये दूसरी टर्म आपको मिलती थी, लेकिन जैसे ही डेल ले लिया आपने तो दूसरी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये होता है डिफरेंस डेल और डी के बीच का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या बात करनी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करनी है, ध्यान से देखना इसको। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे ये देखो एक सरफेस है, दिस इज वन पर्टिकुलर सरफेस। ओके, इस पर्टिकुलर सरफेस पे मान लो ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है इस सरफेस के ऊपर, वो सारे पॉइंट्स क्या है, ऐसे हैं जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अगर ऐसा कोई सरफेस मिल जाए जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो ऐसे सरफेस को क्या बोला जाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने बोला है कोई भी स्फीयर या कोई भी शेल, जैसे आप जानते हो ना, इसको मैं ड्रॉ करूंगा उसके बाद जाने दूंगा। ये स्फीयर है, ठीक है।
आप जानते हो कि स्फीयर के सेंटर पे मान लो कोई क्यू चार्ज है और कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो आप क्या करोगे? अगर ये डिस्टेंस आर है तो आप ये डिस्टेंस आर है तो आप क्या बोल दोगे? यहाँ का पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। तो फिर यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा भाई? तो यहाँ का भी के क्यू अपॉन आर होगा। तो फिर यहाँ का क्या होगा? तो यहाँ का भी के क्यू अपॉन आर होगा। मतलब इस स्फीयर के कोई भी पॉइंट पे, इसकी सरफेस के कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, राइट? कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा और इसकी वजह से उस स्फीयर की सरफेस को अपने क्या बोल देंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो मान लो ये अपना एक सरफेस है, ठीक है, ये अपना एक सरफेस है और इस सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो ये सरफेस हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगर यहां का पोटेंशियल मान लो v है, ये पॉइंट a है और पोटेंशियल क्या है? v है। फिर ये पॉइंट जो है वो b पॉइंट है और इसका पोटेंशियल होगा vb। ठीक है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, a का पोटेंशियल v है, b का पोटेंशियल vb। तो मैं बोल सकता हूं कि हियर va इज इक्वल टू vb और इसका मतलब होगा डेल्टा v इज vb माइनस va। जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, राइट? उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है हर एक पॉइंट के बीच का। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, you find potential difference between any two points on the surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, राइट? चलो इतना काम पता चल, ये समझ में आ गया। अभी अभी यहां पे देखते हैं क्या है। ये भी अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जस्ट अ मिनट। चलो अब देखो यहां पे क्या है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहां पे लिखा है वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से मुझे मूव करना है इस पॉइंट बी तक, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये वर्क हो जाएगा जीरो। क्यों? कि अगर आपको ए से बी तक जाना है तो जो वर्क डन करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी, क्यू वीबी माइनस वीए हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो वीबी और वीए तो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज वीबी एंड वीए क्या है? इक्वल है। मतलब कोई भी चार्ज को यहां से ए से बी तक ले जाओगे तो उसके लिए कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। अब उसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखो यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब देखो यहां पे आपको तीन ब्लू सरफेसेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है? ये सरफेस नंबर वन, ये सरफेस नंबर टू और ये सरफेस नंबर थ्री। ये तीनों तीन सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और आप देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया भाई? तो देखो हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है। वर्क डन क्या होता है? तो कि इंटीग्रेशन क्यू ई डॉट डी आर, ये हमने सीखा हुआ है, राइट? वर्क डन होता है क्यू ई डॉट डी आर। तो यहां पे वर्क डन क्या हो चुका है? जीरो है। वर्क डन जीरो हो चुका है तो मतलब क्या होगा? ये ई डॉट डी आर भी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ई डॉट आर जीरो हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब ई और डी आर एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो मतलब सोचो जरा ध्यान से, मैं बताता हूं। ये पॉइंट ए है, मान लो मुझे इस पॉइंट से लेके कोई भी रास्ते से इस पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है? तो यहां पे जो छोटा सा एलिमेंट होगा मेरा, छोटा सा एलिमेंट होगा डी आर। तो डेफिनेटली ये छोटा सा एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। उसका एक दूसरा फिगर बना के समझाता हूं, चलो मैं आपको। मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा हुई हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फ्लैट सरफेस हो, ठीक है?
यहाँ पे पॉइंट ए है, ए से लेके क्या करते हैं, बी तक जाते हैं, ए से लेके बी तक जाते हैं। तो ए से लेके बी तक जाओगे तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, छोटा सा एलिमेंट मिलेगा, इस पाथ के छोटा सा एलिमेंट होगा डी आर कुछ ऐसा। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ देखो यहाँ पे ऐसा। तो देखो यहाँ पे एंगल क्या आया, 90 डिग्री आया। तो आप बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने रिसेंटली ये फॉर्मूला प्रूव किया था, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। और यहां से मुझे क्या पता चलता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। ठीक है, डी आर इज द गैप बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। अब देखो ये रीजन जो है ना, ये रीजन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, इस रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस रीजन में क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो E इज लार्ज, E बड़ा हो जाएगा अगर, तो डी आर क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। डी आर छोटा मिलेगा उसका मतलब ये हुआ कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप होता है वो गैप क्या हो जाएगा, लेस। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप हो जाएगा लेस। तो देखो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना रहा हूं, फिर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ यहां पे आएगा। अब जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाते जाओगे ई रिड्यूस होता जाएगा और डी आर इंक्रीज होता जाएगा, मतलब ये गैप इंक्रीज होता जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, यू कैन सी दैट। ओके, ये गैप इंक्रीज होता जाएगा ऐसे। सो एज यू मूव अवे दिस गैप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से नजदीक नजदीक होंगे। और अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। अब देखो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, हर एक को नंबर देता हूं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। हर एक सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा या अलग होगा, तो डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इस तरफ क्या होगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। मान लो कि अगर यहाँ पे 100 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का वोल्ट होगा 90 वोल्ट, उसके बाद 80 वोल्ट, उसके बाद 70 वोल्ट, उसके बाद 60 वोल्ट। मतलब इस सरफेस पे, ये पॉइंट पे, फिर ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, उस सरफेस के कोई भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हो तो वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर सरफेस पे हर जगह पे मुझे क्या मिला, 60 मिला, तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे हर जगह पे मुझे 70 मिलेगा। सिमिलरली हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग होता है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। सिंपल है, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अलग अलग पोटेंशियल होंगे उसके, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा अगर एक सरफेस की बात करें तो, और सरफेस एक दूसरे से बहुत नजदीक होंगे, फील्ड जहां पे स्ट्रांग होगा। वही सरफेस एक दूसरे से दूर होंगे जहां पे फील्ड क्या होगा, वीक होगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड फिगर देखो अपनी, ये जो ब्लू ब्लू स्क्वायर दिया ना मैंने, ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3, इसका बीच का जो गैप है, ये गैप, और यहाँ पे इन दो ये गैप है, ये दोनों गैप क्या है, इक्वल है। अगर गैप इक्वल है मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे स्ट्रांग नहीं है, कहीं पे वीक नहीं है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, यू कैन से कि वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 और ये जो है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2।
मतलब मान लो कि एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे ए पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लिया, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि वो सेम प्लेन पे है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट लेता हूँ और नीचे यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट लेता हूँ, तो पी और क्यू का पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। मान लो ये पहले नंबर का जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसका 100 वोल्ट का ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और 2 नंबर का इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो 50 वोल्ट का सरफेस है। दोनों अलग अलग सरफेस है, तो मतलब दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब पी पे और क्यू पे 100 वोल्ट होगा और ए और बी पे क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। ठीक है। अब अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए तो क्या होगा, देखो इंटरसेक्ट कर गए तो ये आपको इंटरसेक्शन की पूरी लाइन मिली। तो आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे कौन सा पोटेंशियल होगा, 100 होगा या 50 होगा, 100 होगा या 50 होगा, ये बताना मुश्किल हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि ये सारे पॉइंट दोनों प्लेन पे हैं, लेकिन दोनों प्लेन अलग अलग पोटेंशियल वाले हैं। तो मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको क्या मिले, इंटरसेक्शन मिले। तो इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दिमाग में रखना ये। चलो, अब अलग अलग सिचुएशन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं, तो आपको कैसे ड्रॉ करने चाहिए उसका मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, देखो। ठीक है। देखो ये पहला जो केस है वो पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ईपीएस। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नंबर 1, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नंबर 2। और जितनी भी डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है वो सारी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। और आप देखो, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक ये सारे सरफेसेस एक दूसरे से बहुत नजदीक नजदीक है, एंड एज यू मूव अवे ये गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड दैट मींस व्हाट, एज यू मूव अवे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, तो गैप भी रिड्यूस होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो राइट हैंड साइड का केस है, जो यहाँ पे आपको दिखाया है, ये जो प्लेट है आपके पास, ये प्लेट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, और यहाँ पे ये दूसरी प्लेट है, उस दूसरी प्लेट का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है। दूसरी प्लेट का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है, सॉरी 10 वोल्ट नहीं है, 0 वोल्ट है। तो आप पॉजिटिव 100 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ चले जाओ, तो देखो आपको ये एक प्लेन मिलेगा, ये प्लेन, ये जो सारे पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं एक ही प्लेन पे है। इसको सारे पॉइंट पे सारे पॉइंट्स जो है प्लेन पे, वो सारे पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 75 वोल्ट। फिर यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स होंगे उसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 50 वोल्ट। ये सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको ऐसे मिलेंगे, राइट। अभी उसके बाद देखो बहुत सारे अलग अलग केसेस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको सिर्फ देखना है अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे। जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। तो ये सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। ओके। ये जो है वो डाइपोल है, डाइपोल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो डाइपोल की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो आप कैसे होती है आप देख लो, ये सारी डॉटेड लाइन जो है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाती है। तो यहाँ पे अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई प्लेट रखी हुई है, ये कंडक्टिंग प्लेट है। ये कैसा होगा मैं बताऊंगा बाद में, जब हम कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब। ये कंडक्टिंग प्लेट है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस के क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आपको ड्रॉ करके रखे हुए हैं। जस्ट आपको ये याद रखना है, खास करके ऊपर के दो, टू पॉजिटिव चार्जेस या टू नेगेटिव चार्जेस और डाइपोल। इसके इक्वी पोटेंशियल सरफेस एग्जाम में पूछेंगे कि ड्रॉ दी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर दी टू पॉजिटिव चार्जेस, तो आपको जस्ट रफली आपको ऐसा ड्रॉ करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि find the electric field intensity at point 20 minus 1 in the region having potential Vx is equal to minus 3x square। यहाँ पे दिया हुआ है Vx is equal to minus 3x square वोल्ट, और मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड पोटेंशियल क्या है भाई, माइनस dv बाय dx, क्योंकि यहां पे हम x की बात करने वाले हैं। तो देखो यहां पे माइनस डी बाई डी एक्स, वी का वैल्यू है माइनस 3x², वो हम यहां पे रख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, सो ये हो जाएगा 6x। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको E इज इक्वल टू 6x न्यूटन पर कूलम। अब एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया है, 2 0 -1, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 6 इंटू 2 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं यहां पे, 12 न्यूटन पर कूलम। समझे, ये कहां से लाए, तो कि फ्रॉम 1। समझ में आया कैसे आया ये आंसर। चलो ऐसा एक और आंसर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, देखो क्या फर्क है, यू कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा ये फर्क के बारे में। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, v दिया गया है एक्स वाई जेड का फंक्शन, एक्स वाई प्लस वाई जेड और देन जेड एक्स, इतने वोल्ट दिए हुए हैं। और फिर से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, इसमें हम पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। हियर डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, तो डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो मैंने बोला यहां पे डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने फंक्शन में एक्स के सिवा जो कुछ भी आता है उसको क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। तो चलो यहाँ पे x इज अ वेरिएबल बट y इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ 3x हो तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखो और x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे करते हैं ना आपने। तो वैसे यहाँ पे y कांस्टेंट है तो y को ऐसे ही रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। फिर देखो दूसरा टर्म है y और z, इसमें कहीं पे x नहीं आ रहा है, तो y और z दोनों क्या है, कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। अगर अकेला कोई कांस्टेंट आए ना, d बाई डी एक्स ऑफ 3 अगर हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अकेला अगर कांस्टेंट है तो उसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है किसी वेरिएबल के साथ, तो वो कांस्टेंट अपनी जगह पे पड़ा रहेगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो फिर zx, तो z इज अ कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन फिर से 1 आया, तो ये टर्म क्या आई, y प्लस जेड आई। अब डेल v बाई डेल y निकालो, डेल बाई डेल y एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो y इज अ वेरिएबल, और x इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे x प्लस जेड आएगा। कैलकुलेट करके देखना, कॉमन सेंस बोलती है, x में वाई जेड आया तो y में एक्स जेड आएगा, और z में क्या आएगा, डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और z में आएगा x प्लस वाई। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो कि माइनस नेबला v, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई प्लस माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे प्लस माइनस डेल वी बाई डेल जेड के। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे वैल्यू डालनी है सबको, जस्ट पुट द वैल्यूज, पता चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, y प्लस जेड आई, फिर ये माइनस आएगा, माइनस एक्स प्लस जेड जे माइनस एक्स प्लस वाई के, राइट, ऐसा आ जाएगा। चलो अब हम बोल सकते हैं कि एट पॉइंट,
कौन सा पॉइंट है भाई, 1 1 -3, x होता है 1, y भी हो जाएगा 1 एंड z जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3। बस वैल्यू डाल दो। y प्लस जेड है ना, y प्लस जेड यानी y यानी 1 और z यानी -3, तो y प्लस जेड करोगे तो -2 आएगा। फिर x प्लस जेड करेंगे, चलो x इज 1 और z इज -3, तो फिर से ये -2 आएगा। फिर x प्लस वाई करेंगे, x प्लस वाई यानी 1 प्लस 1, तो यहां पे 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j -2k। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो ना, I प्लस जे माइनस के, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर जो भी लिखना है। और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और आई जे के वाला जो टर्म है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी √3 इंटू 2, यानी 2√3 बेसिकली। √3 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर वी गॉट। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जरा बताओ जल्दी से मुझे। चलो, ये बहुत ही सिंपल और मोस्ट आईएमपी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन आता ही है, कोई ना कोई एग्जाम में आया जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम में, कंपटीशन की कोई भी एग्जाम हो, ये फ्लेवर वाला क्वेश्चन इज वेरी, आई कैन से, वो दोनों सबको पसंद आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अभी उसके आगे बढ़ते हैं। उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे निकालना है, तो कि एट पॉइंट -103, ठीक है। और आपको मैं वी एक्स वाई जेड दे देता हूं, वी एक्स वाई जेड क्या होगा, ये x² y² z z² x, ठीक है। अगर वी एक्स वाई जेड इतना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है भाई, चलो करके दिखाना मुझे ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द सिस्टम इंडिकेटेड। देखो यहां पे सिस्टम है, देखो मैं बता देता हूं, ये सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो पॉइंट है सारे, ये एक्स एक्सिस सेंटीमीटर में है। मतलब मैं अगर यहाँ पे 10 लिख रहा हूं, 20 लिख रहा हूं, 30 है, ये 40 है, तो हर एक पॉइंट, ये पॉइंट जो है मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, हर एक पॉइंट के बीच का जो गैप है दैट इज बेसिकली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ओके। और ये सारे जो सरफेस दिख रहे हैं ना, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। ये 10 वोल्ट का सरफेस है, ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है और ये 40 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 10 है ना वो सेंटीमीटर है, पोजीशन है। अच्छा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, ओके। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तो अब यहां से जरा ध्यान से देखो,
ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और ये है एक्स डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल क्या है, 30 है, और ये एंगल क्या है, 90। तो मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। ओके, तो यहां से क्लियरली दिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन मेकिंग 120 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है ऐसा पूछा है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी पूछा है। तो यहां से क्लियरली दिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बेसिकली वेक्टर मेकिंग 120 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक काम खत्म हो गया। चलो दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ओके, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ओके, क्या होगा, डीवी जो होता है दैट इज बेसिकली माइनस ई डॉट डी आर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि dv इज इक्वल टू माइनस ई फिर डी आर, और उसके बाद आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यू रखते हैं। हर कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे डी आर, यानी दो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, तो कि ई और डी आर के बीच का गैप, हमारा डी आर किस डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का जो गैप होगा वो 120 डिग्री एंगल होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। सो यहां से मैं क्या बोलूंगा, 10 हो जाएगा ये, माइनस ई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो ये 0.1 हो जाएगा, और कॉस 120 होता है माइनस हाफ। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 2 ऊपर जाएगा, ई इज गोइंग टू बी माइनस 20 अपॉन 0.1। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस 200 वोल्ट पर मीटर। ओके, अगर उसको सेंटीमीटर में रखते तो क्या आता, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता। समझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ जाता। यहां पे एक और क्वेश्चन मैं भी आपको पूछ रहा हूं। देखो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा था, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर मैंने इसी साइड क्यों लिया, इस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर हो सकता था कि नहीं हो सकता था, सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ये डायरेक्शन भी होती है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही क्यों लिया है, ठीक है, उसके बारे में जरा आपको सोचना है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक। ये सारे थिंकिंग क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ यहां पे, और आज के लिए अपना जो लेक्चर है, ठीक है, आज के लिए अपना लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। कल हम देखेंगे कुछ और चीज इसके ही रिलेटेड है। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ और चीज सीखेंगे, और फिर आएंगे डाइपोल के बारे में, मतलब विल लर्न अबाउट डाइपोल, डाइपोल सीखेंगे अब उसके बाद। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक हमने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा हुआ है वो सॉलिड एकदम कर लो। ठीक है, मिलते हैं गाइस, हैव अ नाइस डे। आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय।